नमस्कार दोस्तों। 148 साल की बूढ़ी या जवान, कांग्रेस के शेर और सपूत आज नागपुर में चिल्ला रहे थे कि न कोई कांग्रेस को खत्म कर पाया है, न कोई मिटा पाएगा। कांग्रेस को मिटाने वाले खुद मिटते चले गए, यह इतिहास बताता है। 1885 में 28 दिसंबर को जब मुंबई के एक धर्मशाला में बैठ के कांग्रेस पार्टी का गठन किया गया था, एक राजनीतिक पार्टी के रूप में किया गया, तब यह नहीं सोचा गया था कि उसको कौन सी और लड़ाई लड़नी। तब यही सोचा गया था कि सुशासन दिलाने में, स्वराज दिलाने में, एक अच्छा शासन दिलाने में, जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस बनाई जा रही। लेकिन धीरे धीरे वह स्वराज की ओर बढ़ी और फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने तो उसने कहा नहीं, सिर्फ स्वराज नहीं, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें अपना देश चाहिए, हम डोमेनियन स्टेट में नहीं रहे, अंग्रेजों के अधीन नहीं, हमारा अपना स्वतंत्र लोकतंत्र होगा। बस यहीं से अलख जगी थी और वो अलख आज तक जगी हुई है। तो आज जब नागपुर के मैदान में लाखों लाख के करीब, अनुमान लगाया जा रहा है कि 10 लाख लोग जो है जुटे, और जिस रैली में इतना ज्यादा लोग, इतने ज्यादा खराब मौसम के बाद में इकट्ठे हुए हो और उन्होंने घंटों इंतजार किया हो, आप समझ सकते हैं यह बदलाव का संकेत है। यह बताने जा रहा है कि अब भारत में 2024 में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। कोई साथ आता है तो आए, अब यह लड़ाई जनता और जनता के मुद्दों पे लड़ी जाएगी। साथ आएंगे तो अच्छी लड़ाई लड़ी जाएगी, नहीं आएंगे तो भी यह लड़ाई लड़ी जाएगी, क्योंकि कांग्रेस बैसाखियां नहीं ढूंढती रही। साथ आए कांग्रेस के साथ हो लिए, नहीं आए तो संघ बना लिए। यही तो इतिहास है। ये वही नागपुर है जो आरएसएस का गढ़ है और उस गढ़ में कांग्रेस चुनौती दे रही है अपने 139वें स्थापना दिवस पर। 138 साल की यात्रा पूरी करने के बाद, संघर्षों की यात्रा पूरी करने के बाद कांग्रेस पार्टी आज जब लड़ने जा रही है फिर से एक बार इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस देश के राजनीतिक हकों के लिए, इस देश के नागरिकों के हकों के लिए, इस देश के आर्थिक गुलामी में ढकेले जा रहे देश को बचाने के लिए, इस देश के नागरिकों के को न्याय दिलाने के लिए जब यह लड़ाई लड़ी जा रही है, तो उस लड़ाई की गूंज आज वहां दिखाई दे रही थी। कांग्रेस के योद्धा बार बार पुकार रहे थे, बोल रहे थे और जोश से लोगों को भर दे रहे थे। राहुल गांधी पहुंचे, मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे और तमाम नेता पहुंचे और सबने एक एक कर अपनी बात रखी। इस दौरान राहुल गांधी ने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, कई सारे हमारे नेता आते हैं और वो मुझसे कहते हैं कि मैं आपसे सहमत नहीं हूं, आपकी बात से सहमत नहीं हूं। मैं उन्हें बताता हूं कि क्यों मैंने यह किया है और इसकी वजह क्या है। यदि फिर भी असहमति होती है तो उनसे नाराजगी नहीं होती है, बल्कि उसे समझने की कोशिश होती है कि आखिर यह असहमति क्यों है। लेकिन क्या यह भारतीय जनता पार्टी या किसी और पार्टी में संभव है कि आप उसके शीर्ष नेतृत्व से कह दें कि नहीं, हमें आपकी यह बात नहीं समझ आ रही है।
आपकी बात यह है, हम नहीं वो कर सकते। कह सकता है कोई? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कांग्रेस में ही हो सकता है। राहुल गांधी ने इसका एक उदाहरण बताया कि संसद में उन्हें बीजेपी के एक सांसद मिले जो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, और उन्होंने कहा आपसे मिलना है। तो राहुल गांधी ने उनसे जब चर्चा की, कहा क्यों, तो उन्होंने बताया वहां दम घुटता है। भाजपा में इसलिए दम घुटता है क्योंकि वहां ऊपर से एक निर्देश आता है और बगैर सोचे समझे उसे पालन करना होता है। नहीं करेंगे, आप अपनी आवाज नहीं उठा सकते, अपनी बात नहीं कह सकते। यानी राजे रजवाड़ों जैसा तुगलकी फरमान आएगा और आपको उसे पूरा करने पड़ेगा। यही भारतीय जनता पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी वो है कि जहां कहा गया, नेता ने तमाम फैसले भी लिए, लेकिन हमारी असहमति है तो हम खुलकर असहमत पर बोलते हैं। भले ही पार्टी को, पार्टी के लीडरशिप को, किसी को भी बुरा लगे, लेकिन पार्टी का नुकसान नहीं करते, लोकतंत्र को जीवित रखते हैं, क्योंकि हर आवाज जीवित रहनी चाहिए। यही कांग्रेस है। राहुल गांधी के इन शब्दों में बिल्कुल वास्तविकता झलकती है। तमाम सारे लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में सिर्फ उटौवल है, उनके यहां मनमुटाव है, उनके यहां ये है वो है, तमाम सारी चीजें। अरे भाई, जहां बुद्धिजीवी होते हैं, तमाम सारे लोग एक दूसरे से चर्चा करते हैं, बोलने का हक होता है, वहां पर तो यह स्थिति होती होती है। जहां पर सिर्फ मुंह सिल कर बैठना होता है और साहेब के लिए सिर्फ मोदी मोदी बोलना होता है, तो वहां पर कैसे सिर्फ उठा हुआ हो। वहां तो मन ही मन कुढ़ते रहिए, परेशान रहिए, गल जाइए और भ्रष्टाचार में लिप्त रहिए, सब कुछ ठीक है। तो यही तो अंतर है। तो राहुल गांधी के इन शब्दों ने नागपुर में हिलाकर रख दिया, बता दिया कि आपके यहां क्या होता है। उन्होंने इस संघ की भी स्थिति को बताया और इसको भी बताया। राहुल गांधी ने जो बताया, इसी पर अभी पीछे एक आरएसएस के बड़े सीनियर नेता से मिलना हुआ, और मिलने के दौरान मैंने उनसे कहा कि आपके यहां ये कमियां हैं। उन्होंने कहा हमारे यहां जब ऊपर से कोई सूचना आ जाती है तो हमें यह नहीं देखना होता कि यह सुबह है या शाम है। जो उन्होंने कहा होता है, यदि उन्होंने कहा सुबह को शाम तो हम शाम कहेंगे, और यदि शाम को सुबह कहेंगे तो हम वो कहेंगे। हमें सोचने का अधिकार नहीं। भाई, जहां सोचने का अधिकार ना हो तो वहां क्या वो इंसान रह जाता है? फिर तो वो जानवर से भी बदतर होता है। ऐसी स्थिति में वो शख्स या तो पागल होता है या इतना लाचार होता है कि वो सोचने की स्थिति में नहीं होता। तो ये दोनों को अंतर करता है। कांग्रेस पार्टी ने देश को बनाया, देश को आजादी दिलाई, देश के लिए 7.5 लाख कुर्बानियां दी, मौत को उन्होंने चूमा, वो कांग्रेस पार्टी है। लाखों लाख लोग सालों साल जेल में बंद रहे। खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू 10 साल जेल में बंद रहे, और तमाम सारे। कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्षों तक ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। और कांग्रेस पार्टी ही ऐसी है जिसके प्रधानमंत्री भी शहीद हुए, पूर्व प्रधानमंत्री भी शहीद हुए। किस लिए? क्योंकि देश को एक रखना था, देश को जोड़े रखना था। यह स्थिति उन्होंने समझौता नहीं किया, उन्होंने देश को डिलीवर किया, देश को बनाने में लगाया। और जिस देश में एक सुई नहीं बनती थी, उस देश में क्या ऐसा है जो नहीं बनता है? हम गर्व से कह सकते हैं, जिस देश में 32 साल औसत आयु हुआ करती थी, आज उस देश में यदि 65 साल औसत आयु हो रही है तो कांग्रेस को तो धन्यवाद बनता है। जिस देश के अंदर खाने के लिए लोग परेशान होते थे, एक वक्त की रोटी खाना मुनासिब नहीं था, सड़ा अनाज खाते थे, उस देश में
आज जब आपको भरपेट खाना मिलता है तो आपको गर्व महसूस करना चाहिए उन पर जिन्होंने यह देश बनाया है। आपको गर्व महसूस करना चाहिए कि आपको काम देने के लिए रोजगार की पूरी व्यवस्था की, इंडस्ट्रीज स्थापित की, सब कुछ बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, इस देश के बड़े बड़े संस्थान बनाए। तो साहब, जो लोग ये बातें करते हैं कि 70 साल में क्या हुआ, 65 साल में क्या हुआ, 67 साल में क्या हुआ, उनसे कहिए आप अपनी दिमाग का इलाज कराइए। यदि आपके दिमाग होता तो आप सामने देख रहे होते क्या हो रहा है, क्योंकि जिस मुंह से आप बोल रहे हैं उस मुंह से बोलने का भी अधिकार उसी कांग्रेस ने दिया है। आपको घर में सम्मान से बैठ के खाने का अधिकार भी कांग्रेस ने दिया है। आपको पूरे देश में कहीं भी घूमने का अधिकार कांग्रेस ने ही दिया है। दुनिया में जब आप जाते हैं, आपको जो सम्मान मिलता है, आपको जो वीजा मिलता है, उस स्थिति में आपको कांग्रेस ही लेके आई है। इसलिए ये मत कहिए कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। चलिए छोड़िए ये बातें, हम बात करते हैं कि 2024 में क्या होगा। 2024 में भारतीय जनता पार्टी 100% हारने जा रही है। कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरे दिन शुरू होने वाले हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस तरह के हालात बन रहे हैं उसमें आप ये मान के चलिए कि कांग्रेस पार्टी ने जो भूमि तैयार कर दी है, उस भूमि के बाद में किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए। आज आप देख लें, पश्चिम बंगाल में क्या भारतीय जनता पार्टी है? उसकी उपस्थिति कितने परसेंट की है आप देखिए। इसके बाद में आप बात करिए तेलंगाना की, आपने अभी अभी देखा है, चुनाव हुआ है। आप बात करिए तमिलनाडु की, आप अभी अभी स्थितियां हैं। आप देखिए पंजाब की, आप देखिए उड़ीसा की, आप देखिए मिजोरम की, आप देखिए मणिपुर की, आप देखिए जो है महाराष्ट्र की, आप देखिए केरल की, आप देखिए कर्नाटक की, आप देखिए झारखंड की, आप देखिए हिमाचल की, आप देखिए बिहार की, आप देखिए आंध्र प्रदेश की। इसके बाद बच कौन से प्रदेश रहे? अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, गुजरात, हरियाणा। इसके बाद में जो है आइएगा सीधे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। इन सब में आज जो वोट परसेंटेज खड़ा है 40% या उससे अधिक कांग्रेस का वोट खड़ा है। यानी अब वहां पर भी आधे आधे की स्थिति न सही तो 60-40 की तो है ही, और 60-40 की यदि यहां पर भी है तो उस स्थिति में साहब फिर आप 400 सीट जीतते कहां से? कौन सी गणित बता रहे हैं? भूल जाइए ईवीएम को, भूल जाइए, और दूसरी बातें छोड़िए, ऐसा फालतू की बातें। आप बात कीजिए सही। 5 किलो अनाज के बूते जो आप वोट ले रहे हैं उसको अपना बताते हैं, हिंदुत्व के नाम पे, राम मंदिर के नाम पे बताते हैं, सबके नाम पे नफरत फैला के वोट पाना चाहते हैं। तो जिस बूते आप वोट पाना चाहते हैं आप सीधे सीधे कहिए ना, इस नफरत का आपको वोट मिलेगा, भिखारी बनाने का वोट मिलेगा और चीनों का मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, मैं भी कहता हूं मिलेगा, लेकिन सब जगह नहीं मिलेगा, सब जगह ये हालात भी नहीं। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों को समझ रहे हैं, और यदि उसका नतीजा हुआ तो आप कहीं के नहीं रह जाएंगे। इसीलिए कांग्रेस पार्टी का मनोबल गिरा नहीं है, बल्कि उसकी लीडरशिप ने ये समझ लिया है कि कैसे हराया जा सकता है, और इन 5 चुनाव से इसकी तस्वीर साफ हो गई है। और जब यह तस्वीर साफ हुई हो
तभी तो आपके मन में डर पैदा हुआ है। ये डर नहीं पैदा हुआ होता तो आप 147 एमपीज को सदन से बाहर नहीं करते। यदि आपके अंदर डर नहीं होता तो आप इतने काले कानून लेकर के न आए होते, जो सुधार के नाम से, औपनिवेशिक कानून के नाम से और न जाने क्या क्या ड्रामा करके आप जब करते हैं तो वो न करते। यदि यदि आपको डर न होता तो उस स्थिति में आप प्रियंका गांधी को उन्हीं की खरीदी गई जमीन 2006 में जमीन खरीदी, 2010 में बेची। स्वाभाविक सी बात है, रेट बढ़ेगा और उस बढ़े हुए रेट को आप मनी लॉन्ड्रिंग बता देते हैं। साहब, हमने जमीन खरीदी, हमने उसे मौके की जमीन खरीदी और बेच दी, उसमें जो प्रॉफिट हुआ वो मनी लॉन्ड्रिंग कहां से हो गया? लेकिन साहब आप बताएंगे, क्योंकि आपको हर चुनाव में परिवार को बदनाम करना है, उस परिवार को जिसके खिलाफ आज तक आप कुछ साबित नहीं कर सके, आज तक आपके पास कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ एक ढकोसला करना है, एक ड्रामा करना है और बदनाम करना है। ये बदनाम करने की आपकी पूरी राजनीति चलती है और जिनके खिलाफ सीधे सीधे सबूत आते हैं उन पे तो आप कार्रवाई नहीं करते। आप बदनाम करने के लिए कांग्रेस पार्टी को, उनके एक व्यवसायी परिवार से जुड़े हुए सांसद धीरज साहू के मामले में आप बदनाम करते हैं कि धीरज प्रसाद साहू के यहां 352 लाख करोड़ रुपया मिल गया। कितना मिला? 352 लाख करोड़ में? वो तो 1000 करोड़ रुपए से अधिक पर टैक्स देते हैं। आप बताते इतने दिन हो गए कि आपने उन्हें गिरफ्तार कर लिया या उनका पैसा काला धन था या क्या था, आप बताओ ना। क्या आज तक किसी एजेंसी ने कहा कि वो गलत था पैसा? नहीं कहा, क्योंकि वो कैश इसलिए था क्योंकि शराब के धंधे में कैश ही आता है। लेकिन साहब आपको बदनाम करना है तो बदनाम करते रहिए। जो जानता है समझता है वो जानता है, लेकिन जो भ्रमित है, मूर्ख है, जिनके दिमाग में मैं पहले ही बता चुका हूं, तो वो क्या समझेंगे और क्या सही समीक्षा करेंगे? छोड़िए इसको। आइए, तो इस स्थिति में जो चुनावी स्थिति बन रही है, जो हालात हैं, सारी चीजें सामने खड़ी हुई हैं, उन स्थितियों भारतीय जनता पार्टी के लिए डर का माहौल है और उस डर के कारण ही वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। कभी किसी के खिलाफ ईडी लगाते हैं, कभी किसी के पीछे भेजते हैं, कभी किसी पार्टी में तोड़फोड़ कराने की कोशिश करते हैं, कभी कुछ करते हैं। यदि ये ईवीएम के बूते जीत रहे होते तो इसकी जरूरत नहीं होती। ये जीत रहे हैं उस झूठ के नैरेटिव को बना के, इसलिए डराते हैं, इस तरह से हरकतें करते हैं कि जिससे आप इनको जवाब ना दे सको। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी बदल गई है, अब कांग्रेस पार्टी जवाब देने लगी है और इसीलिए राहुल गांधी ने मंच से चुनौती दी, मंच से ललकारा। और वही नहीं, उनके बुजुर्ग अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी उसी अंदाज में आज बोला जिस अंदाज में एक समय में सरदार वल्लभ भाई पटेल बोला करते थे। उस अंदाज में भारतीय जनता पार्टी की हैसियत बताया कि वो किस तरह की स्थिति करते हैं। और राहुल गांधी ने आज बड़े जवाहरलाल नेहरू स्टाइल में जवाब दिया, समाधान भी दिया, समस्या भी बताई और कैसे उससे जीता जाएगा यह भी बताया। तो इस सारी बातों को जब आप ध्यान देंगे, यही वजह है कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है और वो गांधी नेहरू परिवार को बदनाम करने, पूरी कांग्रेस को बदनाम करने और सबको बदनाम करके अपने आप को खड़ा करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं आज लड़ाई दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक देश को बनाने वाली विचारधारा है, एक देश को बिगाड़ने वाली, बर्बाद करने वाली है। और ये आज से नहीं है,
देश की आजादी के पहले से है, तो अब फैसला आपका है कि आप किस विचारधारा के साथ कैसे खड़ेंगे। यदि आप खड़े हुए आत्मविश्वास के साथ, तो आप लोकतंत्र जिंदा रख सकेंगे, और नहीं तो आपकी मर्जी है। जय हिंद।